So we are live, we may start. सभी साथियों को जिंदाबाद। लोकतंत्रशाला द्वारा आयोजित इस चर्चा सीरीज में आप सबका स्वागत है। लोकतंत्रशाला, जैसे कि कई लोग जानते हैं, ये लोगों की राजनीतिक समझ के ऊपर काम करता है और लोकतंत्र को भागीदारी के साथ कैसे चलाया जाए इस पे काम करता है। इस पर्टिकुलर सीरीज का हम लोग ने ऐसे विचार किया कि जब ये कोविड की पैंडेमिक स्ट्राइक हुई तो हम लोग ने सोचा कि इसके कई सारे एंगल्स हैं और इन सब पे चर्चा हमको करनी चाहिए। तो हम लोग ने वैसे शुरुआत की इस सीरीज की। ये इस सीरीज का 5वां हिस्सा है। The first 4 were on various issues. The first one was on the coronavirus crisis itself, what this virus was, what this pandemic was all about, public health के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन क्या है उसके बारे में थी। ये डॉक्टर वंदना प्रसाद जी के साथ थी जो जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी हुई है। दूसरा चर्चा हमारा फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला SM विजयानंद जी के साथ था, जिसमें उन्होंने बताया कि केरला का क्या स्टेप्स उठाए उन लोग ने कि ये क्राइसिस उन लोग ने ठीक से टैकल किया। उन लोग का ऑलमोस्ट फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जो कि हम कई बार न्यूज में सुन रहे हैं, उसके बारे में बात की। तीसरा जो भाग था इसका, उसमें कई सारे जो हमारे साथी थे जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे प्रशासन के साथ और सरकार के साथ, की कोऑर्डिनेशन करना कि जो भी जमीनी स्तर पे मुद्दे उठ के आ रहे थे उसके बारे में थी। आवाज स्टिल थोड़े मुश्किल है, सुनाई नहीं दे रहा अभी। एंड आई विल टेक ओवर द इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो हमारा पिछले चर्चा जो हुआ था इस सीरीज में, शायद नवाज बता रहे थे कि ज़मीनी स्तर पे जो हकीकत है, स्वान नेटवर्क के लोग, स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क से जुड़े हुए लोग की पैनल डिस्कशन हुई थी। और अब आज की चर्चा कविता श्रीवास्तव जी जो PUCL से जुड़ी हुई है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और वृंदा ग्रोवर जी जो एक बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, मानवाधिकार वकील। और कृपया 2 मिनट अगर सब रुक सकते हैं, क्योंकि थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं अभी कविता जी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया 2 मिनट रुकें। अच्छा, मुझे अभी खबर आई है कि कविता जी की तरफ से एक पावर कट हुई है। आजकल राजस्थान में काफ़ी बारिश हो रही है, तो मैं वृंदा जी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप शुरुआत में जनरली इस मुद्दे के बारे में आप बात कर सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे स्वतंत्रताएं और मानवाधिकारों की स्थिति क्या है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं। और बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि कितने लोगों के प्रश्न आएंगे, तो मैं आपको वृंदा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को जी। स्कूल फॉर डेमोक्रेसी का ये ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि शायद ये समय बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बातचीत करें, चर्चा करें कि हम ये लॉकडाउन के अंतर्गत सिटीजन्स के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, फ्रीडम्स का, और जब मैं सिटीजन नागरिक शब्द यूज करती हूँ उसमें हम केवल एक तरह के लोगों के बारे में ना सोचें। हिंदुस्तान में नागरिक की एक बहुत बड़ी परिभाषा है जो भिन्न भिन्न लोगों से बनती है। तो ये पूरी बात को रखने के लिए, चर्चा रखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है हमें एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि हाँ, आज एक पब्लिक हेल्थ की समस्या है।
एक कोरोना वायरस का मुद्दा है, जिससे बीमारी हो रही है, बीमारी फैल रही है, और वो बीमारी का नेचर ऐसा है कि वो बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है। ये कोई इमरजेंसी का दौर नहीं है, कोई खतरा देश को नहीं है। हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रताएं जो हम सबके पास है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको अफर्म करता है कि हाँ, ये अधिकार और स्वतंत्रताएं हमारी हैं और छीनी नहीं जा सकती। ये सब अधिकार और स्वतंत्रताएं इस दौर में भी कायम रहती है। लॉकडाउन डिक्लेयर करने का अधिकार सरकार को है, क्योंकि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों के स्वास्थ्य, हमारे जीवन में अगर कोई मुश्किल है तो उसको दूर करना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए अगर लॉकडाउन डिक्लेयर करना है और उस लॉकडाउन में कुछ अधिकारों को कुछ हद तक, कुछ फ्रीडम्स को, कुछ स्वतंत्रताओं को पर रोक लगानी हो या उनको लिमिट करना हो, तो ये अधिकार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी सरकार को। मगर कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट ये बात को बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि हाँ, आप हमारी स्वतंत्रता पर रोक लगा सकते हैं, पर वो बहुत सीमित और नैरोली टेलर्ड होना चाहिए। कि हाँ, आज हम लोग सब मिलकर ये बातचीत करने के लिए जैसे एक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकते, क्योंकि मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठेंगे और उससे बीमारी फैलने की संभावनाएं हैं। तो वहां तक हमारी एक साथ फ्रीडम ऑफ असेंबली करने का या बाहर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करने पर रोक लगाई जा सकती है, मगर हमारे ओपिनियन रखने पर, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, चाहे वो ओपिनियन कोरोना पर हो, चाहे वो ओपिनियन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को जेल भेजने पर हो, चाहे वो ओपिनियन देश की अर्थव्यवस्था पर हो, चाहे वो ओपिनियन क्या बीमारी में किस तरह कोर्टों को फंक्शन करना चाहिए, वो सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा कायम रहता है। उस पर कोई रोक नहीं है। ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, हम अपने ओपिनियन नहीं रख सकते, उसके तरीके हम लगा सकते हैं, जैसे फेसबुक या वेबिनार है या जूम वगैरह वगैरह है। तो या आप लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं। तो स्वतंत्रताएं कायम रही हैं। कुछ स्वतंत्रताओं पर थोड़ा सा रोक लगाया गया है। वो रोक भी अगर उस रोक का कुछ लोगों के ऊपर ऐसा असर पड़ रहा है कि उनके मौलिक अधिकार ही खत्म हो रहे हैं, तो वो रोक अपने आप में उस रोक को मिटिगेट करने के लिए उसके ऊपर कुछ और जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं। जैसे हम जानते हैं, और इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, कि जिस तरह ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, सोचा ही नहीं गया कि देश के अलग अलग लोगों पर, खासकर अलग अलग तबकों पर किस तरह का अचानक पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सोचना कि जो माइग्रेंट वर्कर है, जो डेली वेजर है, वो कैसे खाएंगे, क्या उसके लिए पूरा कम्युनिटी किचन, शेल्टर होम्स वगैरह वगैरह का इंतजाम किया गया। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में काम करने जाते हैं। दिल्ली में मैं रहती हूँ, और दिल्ली में भी हमने देखा कि कैसे लोग एकदम से व्याकुल हो गए और परेशान हो गए। और क्यों परेशान हैरान हुए? क्योंकि अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा, रहेंगे कहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, काम करने दिहाड़ी मजदूर है, फैक्ट्री के मजदूर है। जब वो फैक्ट्रियों को एकदम से ऐलान कर दिया गया कि कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आज के बाद अगले 21 दिन तक बिल्कुल नहीं चलेगी, तो ये ऐलान का एक असर डायरेक्ट पड़ेगा। और वो असर जिन लोगों पर पड़ेगा, क्या सरकार की कल्पना में वो लोग है ही नहीं? क्या वो नागरिक की परिभाषा में सरकार के लिए नहीं आते? इतनी बड़ी सरकार की एक प्रणाली होती है, क्या उस सरकार की प्रणाली में कोई सोच नहीं सका था कि किस तरह
कविता, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। तो क्या उस प्रणाली में किसी ने नई सरकार में सोचा कि इनके ऊपर कैसे असर पड़ेगा, ये अगले दिन का खाना कहाँ से खाएंगे, वो रिक्शा वाला कहाँ जाएगा? ये बातों की बिल्कुल बिना तैयारी किए ये लॉकडाउन किया गया। और हमें ये सही बात है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है। तो वो लॉकडाउन की तैयारी में क्या सरकार की बहुत बड़ी खामी हमें साफ दिखी। और फिर उस खामी को भरने के लिए वही एनजीओ, वही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वही एक्टिविस्ट जिनको रात दिन बुरा भला कहा जाता है, वो लोग जुट गए वो काम करने में और लोगों को मदद करने में। और ये केवल भूख और तक सीमित नहीं है। क्यों वो लोग वापस घर जाना चाहते हैं? आप उनका एक तो अधिकार है जाने का जहां पर उनको लगता है कि वो सुरक्षित है। और शहरों में ये कहना, ऐलान करना आसान है कि आप किसी को जो रेंट पे रह रहे हैं उनको नहीं निकालेंगे, आप किसी से किराया नहीं मांगेंगे। मगर हम जानते हैं कि ये आम हर शहर तालुके में हो रहा है। उसके ऊपर क्या एक्शन है? क्या आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ अरेंजमेंट नहीं है। जब इंसान परेशान होता है तो वो घर जाता है। आप और मैं भी पहुंचे घर तो उनका भी अधिकार था घर जाने का। ये जो एक और तबका जिसके बारे में नहीं सोचा गया, कोई हैरानी की बात नहीं है कि घरेलू हिंसा जो औरतों के ऊपर की जाती है वो बढ़ गई है लॉकडाउन के पीरियड में। अगर ये फैसले ऐलान करने से पहले विमेन्स राइट्स ग्रुप्स के साथ बात की जाती, एक्टिविस्ट के साथ बात की जाती, तो ये तमाम लोग मदद कर सकते थे सरकार की इस बात को की तैयारी में। अगर आप सरकार का चलाने का तरीका ये रहेगा कि सारे निर्णय, सारी समझ सेंट्रलाइज हो गई है एक व्यक्ति में या दो व्यक्तियों में या 3 व्यक्तियों में, और वही पावर सेंटर है और वही तैयार, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हम कुछ समय से इस देश में देख रहे हैं, उसका सीधा असर आज बहुत से तबकों पर पड़ा है। जो सवाल आपने पूछा अधिकारों का, इसका मैं एक और बात से जोड़ना चाहती हूँ। अगर हमारे अधिकार आज कायम है और इन अधिकारों का विशेष असर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ रहा है जिनका वर्क फ्रॉम होम, जो एक बहुत WFH आज एक बहुत फैंसी टर्म हो गया है, सब लोग ईमेल पे लिख रहे हैं अंग्रेजी में वर्क फॉर WFH। सब लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। कुछ लोग, खासकर मजदूर वर्ग, वहां से काम करते हैं जहां वो दिहाड़ी में हर रोज अपने शारीरिक पसीने से वो पैसा कमाते हैं। वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन उस रिक्शे वाले को नहीं है जो सड़क की पटरी पर सोता है रात को, या जो रात को होमलेस शेल्टर में जाकर सोता है। तो ये जो तबका है, इसके ऊपर लॉकडाउन का जो असर है वो मेरे ऊपर के असर से फर्क है। और अगर ऐसा है तो उनकी राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड पर जो असर पड़ा है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई जिम्मेदारी है सरकार की। और वो भरपाई अगर सरकार नहीं कर रही है, अगर उनके ऊपर जो असर हो रहा है उसको अलग से नहीं देखा जा रहा है और उसकी भरपाई की एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी सरकार की बनती है, अगर वो नहीं कर रही तो उसकी चुनौती दी जाएगी। उसकी चुनौती हाई कोर्ट में दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। मैं ये मोटी बात इससे कहना चाहती हूँ कि जो एक्सेस टू जस्टिस है, कोर्ट में जाने का आपका जो अधिकार है, आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रताओं को जिंदा रखने के लिए जो एक्सेस टू जस्टिस का अधिकार है, वो अधिकार बहुत श्रेष्ठ अधिकार है। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से खोया नहीं जा सकता कि भाई क्या कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठी होगी, कुछ कोर्टों में वीडियो कॉन्फ्रेंस है तो चलेगी, और चलेगी सिर्फ कुछ एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर्स। एक्सट्रीमली अर्जेंट कैटेगरी कौन तय करता है? कौन तय करेगा कि कौन सा मौलिक अधिकार एक्सट्रीमली अर्जेंट है और कौन सा नहीं है? तो ये जो सारी बातें हैं,
मुझे लगता है इनके ऊपर फोकस करना जरूरी है और ये बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर करके। और मुझे लगता है खासकर एक्सेस टू जस्टिस का यहाँ बड़ा मुद्दा है। मैं फिर बात रखूंगी केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नहीं, दिल्ली में विशेषकर जो अरेस्ट हो रही है वहां पर लोअर कोर्ट में जब वकील नहीं पहुंच पा रहे हैं, वकील नहीं खड़े हो रहे हैं, तो उससे किस तरह जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनके सबसे बेसिक राइट ऑफ लिबर्टी के ऊपर एक सीधा सीधा प्रहार हो रहा है। Yeah. So माफ करना, मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि यहाँ हमारी बिजली भी चली गई और कुछ टेक्निकल एरर्स हो गए। तो सबसे बहुत बहुत माफ़ी इस 15 मिनट डिले के लिए। लेकिन मैं वृंदा की कुछ बातों को ज़रूर सुन पाई। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन वृंदा हमारे और आपके बीच में, या हमारे साथ कोई मॉडरेटर भी है? हाँ वृंदा, मेरा ख्याल है हमारे साथ मॉडरेटर है। मुझे नहीं लगता मॉडरेटर वुड हैव। अच्छा, अभी उनका मैसेज आया है। ओके, हाँ, तो वृंदा मैं कुछ चीजें के बारे में गौर करना चाहूंगी कि जो दिक्कत पूरी इस लॉकडाउन, और हमारे राजस्थान में 3 शब्दों का इस्तेमाल है, 4 शब्द, तो हम चारों शब्द समझ लें। एक तो है लॉकडाउन, हाँ, तालाबंदी, दूसरा है शब्द धारा 144, ये 19 तारीख से पूरे राजस्थान में लागू हुई है। हाँ, देश में लॉकडाउन 26 को हुआ, लेकिन हमारे राजस्थान में 21 को हो गई थी। फिर एक तीसरा शब्द है कर्फ्यू। देखिए, धारा 144 में कपकपी छूटती है हम लोगों को, हमें अपने जो एंटी सीए धरने चल रहे थे सबको उठाना पड़ा हाथ जोड़ जोड़ के कि भाई अब उठ जाओ। फिर एक तीसरी चीज है कर्फ्यू, और चौथी चीज जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी वो है महाकर्फ्यू। एक मिनट, मैं अपना व्हाट्सएप फोन ले रही थी। हाँ, तो चार चीजों का एक उल्लेख शब्दावली आ रही है। तो एक तो हमने ये देख रहे हैं कि राज्य, क्योंकि इस वक्त राज्य ही खाना पानी, राजस्थान में तो आप जानते हैं इस गर्मी में तो पानी की भी किल्लत हो गई है। खाने की तो किल्लत थी ही, अब पानी की भी किल्लत हो गई है। तो खाना, पानी और सारी चीजें सरकार ही पहुंचा रही है। तो इस वक्त सरकार हमारे जीवन में वापस लौट आई है। हालांकि भुखमरी का जीवन बहुत लोग जी रहे हैं, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। हालांकि बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बहुत एडहॉक चल रहा है। केंद्र सरकार 77 मिलियन मेट्रिक टन 7.7 करोड़ मेट्रिक टन अनाज पे अंटी मार के बैठी हुई है, मुफ्त दे नहीं रही है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैव नॉट कम इन प्लेस। एक तरफ भुखमरी का जीवन, तो हम भागते हैं सरकार को, तो एक तरफ सरकार ने अपने पांव बहुत पसार दिए हैं। तो स्टेट इज बैक डीप इनटू आवर लाइव्स एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सरकार का डंडा है, जो सरकार का पुलिस आर्म है, डंडे वाला आर्म, उसके पांव भी बहुत फैल गए। धारा 144 लॉकडाउन, धारा 144 कर्फ्यू, महाकर्फ्यू। तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजतंत्र का फैलाव, जो कि एक तरीके से दिक्कत नहीं है कि राज हमारी नीड को पूरा करे, क्योंकि हम अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, तो उनको पूरा करना है। लेकिन उसके साथ हम ये जो पुलिस पांव पसार रही है, जो राजतंत्र अपने एक डर और भय से
काम करवा रहा है। और इसके साथ साथ विजिलेंटिज्म शुरू हो गया है कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो पहुंच जाएगी तो डंडे लेकर लोग बैठे हुए हैं अपनी कॉलोनीज के बाहर, कोई घुसेगा, पहरेदारी चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सूरत हम लोग जस्टिफाई, मध्यम वर्ग को लग रहा है ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं राजतंत्र का भय होना चाहिए, ये लॉकडाउन को डंडे से लागू करना चाहिए। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि 19 तारीख से जो राजस्थान का चल रहा है, पता नहीं हमारे राजस्थान के साथियों को पता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी सिर्फ एक दिन में जिस तरह की FIRs राज्य भर में हो रही हैं, सेक्शन 144 वायलेशन, अब धारा 144 होती सिर्फ तो वो पाबंदी सीधा सीधा कर लेते, पाबंद कर देते लोगों को, 151 में, 107, 116 में पाबंद करके छोड़ देते। But they are putting other sections, non-bailable sections also. So not everything is bailable. It's very, आपको हैरानी होगी, मुझे रोज की मिलती है, मैं 22 तारीख का पढ़ना चाहती हूँ। 22 तारीख को केवल सिर्फ 22 तारीख को प्रदेश में 144 के वायलेशंस की 131 FIR हुई हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 231 लोगों की हुई है। और जो मोटर व्हीकल्स एक्ट प्रिवेंटिव सेक्शन में 431 अरेस्ट हुई हैं। और जो प्रिवेंटिव और जो मनी, जो अमाउंट चालान, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट कोई निकल नहीं सकता अपना गाड़ी को लेके, तो 14 लाख रुपए सिर्फ 22 तारीख। मैं एक दिन का आपको उदाहरण दे रही हूँ। और अगर हम 22 तारीख तक टोटल देखना चाहते, 22, हाँ मैंने एक महीना का मैं बता रही हूँ, 19 को लगी थी 1162 FIRs, प्रदेश में गिरफ्तारियां लगभग 2000 लोगों की, और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स में अरेस्ट 8166 पीपल की। और जो पैसा लिया है बहुत ज्यादा जीरो है, तो मैं कोशिश करती हूँ 27 मिलियन मतलब 2.7 करोड़ रुपीस have been collected through चालान। मुझे ये बताइए कि ये जो एक तरफ रोटी दे रही है पुलिस, थानास have become centers of provisioning, centers of providing food, और दूसरी तरफ एक लॉकडाउन। लोग क्यों निकल रहे हैं? लोग रोटी के लिए निकल रहे हैं, लोग कहीं पहुंचना चाहते हैं, लोग कोई मस्ती मारने तो निकल नहीं रहे। हमारे पास पूरे लॉकडाउन का पास है, हाँ, क्योंकि हम लोग खाना भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे साथी 2 जगह रहते हैं, किसी को छोड़ने जाना हो, हमारी गाड़ी में उस तक फूड ना हो। तो लोग, सबको पता है इतने ज्यादा इस वक्त महामारी की समझ हो गई है लोगों में। अब आप ये राज का चरित्र, ये मुझे याद दिलाता है प्लेग के समय का, जब, और कॉलेरा के समय का, जब यूके में इस तरह का हुआ था, तब राज्य ने पांव पसारा था, लोगों ने उसको पसारने दिया। और उसके बाद जब कोरोना मान लीजिए थम जाएगा, आपको लगता है ये पावर्स वापस आ जाएंगे? और इस वक्त जब हम जेल खाली करा रहे हैं, अब तक करीब 800 प्रिजनर्स को स्पेशल पैरोल पे हम लोग भेज चुके हैं। अब आप देखिए, हम लोगों ने लगभग पता नहीं कितने प्रिजनर्स को अंदर डाल दिया है। हमने करीब 8000 लोगों को तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर, मैंने 2500 लोगों को तो हमने इस दौरान ही डाल दिया अंदर, कुछ को बेल मिल गई होगी। मुझे लगता है वृंदा थोड़ा ये समझाएं। और जब आप इसकी बात कर रही हैं तो थोड़ा एपिडेमिक एक्ट, क्योंकि वो भी लगा रहे हैं। पहले एपिडेमिक एक्ट बहुत सरल था, 2 महीने तक की जेल, लेकिन अब तो क्या हो गया है, और 3000 रुपए फाइन। तो आप ये समझाइए, ये राज का टिरेनिकल चरित्र, ये जो बिल्कुल ही कस के हित के नाम पे, जनहित के नाम पे लोगों को बीमारी ना फैले। कविता, आपने जो बताया है हमको स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है जमीन पर, बहुत ही चौंका देने वाला और हैरान करने वाला है।
और मुझे लगता है यही बात है कि हम लोगों को असली खबर भी नहीं अब मिल रही है कि किस तरह कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे आपने कहा, हमारे लिए ये बोला जा रहा है ये आपके लिए अच्छा है इसलिए सरकार कर रही है। इस वक्त सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो और स्टेट सरकार हो, दो कानून के अंतर्गत वो काम कर रही है। एक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में बना था, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास कर रही है। और वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिस तरह की डिजास्टर की परिभाषा उसमें है, वो ज्यादातर नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स की, बाढ़ आ गई, आग लग गई, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो गया, उस तरह के डिजास्टर्स के लिए डिजाइंड है। मगर 14 मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस पैंडेमिक को एक नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। इसलिए अब वो जो भी रेगुलेशंस पास कर रहे हैं, जैसे ये रेगुलेशन कि 25 मार्च से हर दुकान, हर फैक्ट्री सब बंद हो जाएगा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत वो पास कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, जो 1897, जैसे आपने कहा, वो बुबोनिक प्लेग के जमाने का 1897 का कानून है। और इन दोनों कानून में एक दिलचस्प चीज आपको नजर आती है कि सारी पावर, जिस तरह आपने बोला कि कैसे सरकार पैर पसार रही है, ये कानून का ढांचा ही ये करता है। और हम समझ सकते हैं कि एक कॉलोनियल कानून में ये बात हो कि भाई जो भी एग्जीक्यूटिव चाहे इस समय वो वर्क कर सकता है, मगर हैरानी है कि संविधान बन जाता है, देश स्वतंत्र हो जाता है, मगर कानून का ढांचा वही रहता है कि क्योंकि ये एक क्राइसिस का मोमेंट देखा जाता है, तो क्राइसिस में सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारा कंट्रोल सरकार के हवाले दे दिया जाए। और जो एक नेचुरल एंजाइटी होती है किसी भी व्यक्ति की, परिवारों की, कि भाई ये बीमारी से कैसे बचे, उसका किस तरह फायदा इस समय उठाया जा सकता है, और कानून उसकी इजाजत दे देता है। ये कानून, और एक और बात मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि आज के दौर में ये भी समझ में आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों कानून एक्चुअली आज की परिस्थिति के लिए बने ही नहीं थे, और इसलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह सरकारों के ऑर्डर अटपटे बन रहे हैं। 70 साल से ज्यादा आजाद देश में पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी होगी, पब्लिक हेल्थ में क्या क्या करना चाहिए, कोई कानून नहीं है। वैसे तो हर चीज पर इस देश में कानून बनता है, और ये अपने आप में दिखाता है कि जन स्वास्थ्य किसी भी सरकार के मुद्दे पर कभी नहीं रहा, और उन बातों के लिए हमने कभी नहीं सोचा। जबकि इस देश में टीबी फैला है, मलेरिया फैला है, बहुत सी बीमारियां फैलती है, मगर ये किसी के लिए विषय नहीं है कानून बनाने का, क्योंकि उसमें आपको जिम्मेदारियां फिक्स करनी पड़ेंगी। आपने जो बातें कही, लॉकडाउन, 144 धारा, जैसे मैंने कहा, ये बहुत सारी चीजें हम बोल रहे हैं जो कानून से शब्द नहीं निकले। हाँ, 144 बिल्कुल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, और वो रेगुलरली भी लग सकता है, उसका एपिडेमिक से कुछ नहीं। और महाकर्फ्यू का मालूम नहीं आजकल। हमने पूछा महाकर्फ्यू क्या है, कर्फ्यू तो सुना है, देखा भी है, तो महाकर्फ्यू क्या है, तो हमें मालूम पड़ा कर्फ्यू में तो पास इशू भी हो जाते हैं, लेकिन महाकर्फ्यू में भीलवाड़ा में लगा महाकर्फ्यू, तो महाकर्फ्यू में सब कुछ, जर्नलिस्टों का भी खारिज हो गया, सभी का खारिज, ना कोई एंट्री ना कोई एग्जिट, जो जहां वहीं बने रहो। और तो और सरकारी खाना पहुंचाएगी सरकार, और पुलिस का इतना एकाधिकार भीलवाड़ा में हो गया, क्योंकि कोरोना को भगाना है, तो इस कारण लोगों के सिविल लिबर्टीज को क्या होता है, बाहर वाले क्या करेंगे अगर जाएंगे नहीं, उनको तो पास मिलना चाहिए। तो महाकर्फ्यू इज द न्यू टर्म वेयर नो एंट्री नो एग्जिट। और कर्फ्यू भी एक तरीके से डंडे की जोर से धारा 144 ही है, वहां पे कर्फ्यू इस तरीके से कर देते हैं एरियाज। और जो फ्लैग मार्च उस तरह की नहीं होती है, हमारे जैसे जयपुर शहर में महिला बाइक राइडर्स है, तो वो चलाती हैं पूरा कर्फ्यू को, वो नजारा देखती हैं, और उनकी जब मोटरसाइकिलें चलती हैं तो लोग अगर निकले भी हुए हैं तो भाग के चले का कर्फ्यू
कहा कर्फ्यू, धारा 144, लेकिन लगभग लोग गिरफ्तार हो। ये है नहीं, आपने ये जो बात रखी ये बिल्कुल सही है कविता, कि आप कर्फ्यू वगैरह क्यों इम्पोज कर रहे हैं कि बीमारी ना फैले। कोई देश में कोई इंटरनल वो एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हो रहा, इसलिए डंडे का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल, इसमें मैं ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है हमको इसको ठीक से समझना होगा कि क्या क्रिमिनल लॉ और पुलिस को आज एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दिया जा रहा है। क्या ये सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को डंडे और क्रिमिनल प्रोविजंस के थ्रू ही चलाएगी? क्या हम नागरिक हैं या हमें हर वक्त सस्पेक्ट देखा जाएगा? लोगों को इस समय 144 के वायोलेशन के लिए पकड़ना या अंदर भेजना, एक तो ये इससे ज्यादा बड़ा मजाक नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनको और ज्यादा तकलीफ में और मुश्किल में डाल रहे हैं। दूसरा, फिर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट एक तबके पर ज्यादा पड़ेगा, वो तबका जो परेशान होकर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता ग्रोसरी की। आप और मैं शायद अपनी सब्जी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। वो तबका जिसको बाहर जाना होगा उसी के ऊपर असर पड़ेगा। और ये इसलिए जरूरी है कि बाकी लोग इस बात को सामने रखें कि आप, एक तो आपका एक इम्पैक्ट एक गरीब वर्ग पर ज्यादा पड़ेगा। दूसरा, इस समय डंडे से काम लेने से हमको बिल्कुल मना करना होगा। हम सिटीजन नागरिक को आज दो तरीके से देखा जा रहा है, या तो हम बेवकूफ शैतान बच्चे हैं जिनको डंडे से पीट पीट कर या मुर्गा बनवाया जाएगा, या हमको अजीबोगरीब पब्लिक पनिशमेंट दिया जाएगा, या कोरोना फंड में पैसा डालो। आजकल तो ये चल दिया है कि पीएम केयर्स में डालो कोरोना फंड। दूसरी तरफ क्रिमिनल लॉ को आप देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको आप एक पब्लिक डिमोनाइजेशन करते हैं कि आप पूरे समाज के खिलाफ के अगेंस्ट आप एक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको जेल में डाला जाएगा। तो ये डंडे का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का फॉर्म चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म है। और हमने देखा है हाल में अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भी हमने देखा है किस तरह की पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है। और अगर आप उसी पुलिस को आज कह रहे हैं कि आप डंडा मारिए, ये डंडा इन्हीं का फायदा है, तो ये जो रिलेशनशिप एक स्टेट और सिटीजन के बीच में है उसको बिल्कुल पलट देता है, जो और उसके असर हमको मालूम है कि फिर जाते नहीं है। तो वृंदा, मैं बिल्कुल एक मिनट इंटरप्ट करूंगी। मैं तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग आर्म्ड पुलिस स्टेट हम बनने जा रहे हैं, एंड दिस विल गो बियॉन्ड कोरोना, एंड हमें इस बात का अलर्ट नागरिक के तहत हमको इसके बारे में अभी से ही अगर हम कमर नहीं कसेंगे तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस। लेकिन इसके साथ साथ जो विजिलेंटिज्म, डंडे ले लेके कॉलोनियों का पहरेदारी, गांवों की, वहां तो पुलिस नहीं है, गांवों की पहरेदारी, अब कोई पहुंचता है तो उसको मारते हैं। कोई भटकते हुए कहीं कैसे भी पहुंच गया, अब उसको समझा दीजिए भाई आपको क्वारंटीन में रखेंगे। हर गांव शहर शहर में ये व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन मार मार के भुर्ता बनाते हैं। तो ये विजिलेंटिज्म, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में लिंचिंग का हम लोगों ने देखा था हाल, दलितों की हमेशा बहुत ज्यादा हुआ करती थी लिंचिंग। हालांकि प्रिवेंटिव लॉ था, लेकिन फिर भी हमें पता है न्याय नहीं मिला। फिर हमने देखा गाय के नाम पे कैसे शुरू हो गया, अभी बच्चे चुराने के नाम पे पालघर में 2 संत और 1 ड्राइवर को मार डाला। तो ये साथ साथ मुझे लगता है जो टिरेनिकल स्टेट है वो विजिलेंटिज्म को प्रमोट करती है, इन गुटों को डंडे द्वारा प्रमोट करती है। मुझे लगता है ये भी शायद एक पक्ष है जो उभर रहा है, जिसके लिए हमें सचेत होना चाहिए और हमें कहना चाहिए कोई पहरेदारी हमें नहीं चाहिए डंडों की हमारी कॉलोनीज के बाहर वक्त। मुझे लगता है इस पे हाँ नहीं, मुझे लगता है अगर हम इस बात को इस तरह देखें, चाहे वो पुलिस का रोल हो, चाहे ये विजिलेंटेज जो अलग अलग रूप और अलग अलग भेष धारण करके आते हैं और टारगेट करते हैं लोगों को, ये कोरोना के लॉकडाउन से नहीं शुरू हुआ।
इन सब के का आपकी पृष्ठ ये, बल्कि कोरोना का जो वक्त है ये इस सब को और गहरा और एक लेजिटिमेसी दे रहा है। आप चाहे वो पुलिस का रूप देखें, चाहे सरकार का सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी डिस्कशन, कोई सिविल सोसाइटी के साथ, नागरिकों के साथ कोई कंसल्टेशन, कोई बातचीत किसी प्रकार की नहीं है, या विजिलेंटिज्म, चाहे वो लिंचिंग का फॉर्म ले या और फॉर्म्स ले। ये जो कोरोना का वक्त है, या हमने देखा मुसलमानों के खिलाफ तबलीगी जमात को लेकर किस तरह एक पूरा मुसलमानों को का इकोनॉमिक सोशल बॉयकॉट, उनको टारगेट करना, एक हेट क्राइम, हेट स्पीच को बढ़ावा दिया, और मीडिया ने उसमें आगे बढ़कर एक कितना बुरा रोल अदा किया। तो ये जो हम आज कोरोना के दौर में देख रहे हैं, ये सब काम पहले शुरू हो चुके थे और कोरोना के दौर में ये और गहरे और पक्के हो रहे हैं। और कहीं पर शायद हम लोग सब इस बात की में शामिल हो रहे हैं और निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी है, घबराहट है को लेकर, अपनी जान और स्वास्थ्य को लेकर। तो ये मौके में इन बातों को और गहरा किया जा रहा है। इसलिए मेरा मुझे जो डर है, जो घबराहट है, कि जब हम लोग इसमें से निकलेंगे, जिस भी हालात में देश निकलेगा लॉकडाउन में से अलग अलग टाइम पर, ये जो हम दौर देख रहे हैं, इस दौर से हम और अच्छे उभर कर नहीं निकलने वाले। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन या कहां पर हम लोगों ने नीतियों में गलत किया उसका मोमेंट नहीं है, बल्कि इस मोमेंट में वो सब बातों को और पकड़ मिली है। और इसका जो सिग्नल है ये बिल्कुल टॉप से, हर अनाउंसमेंट में ये टॉप से आ रहा है। और यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा, खासकर दिल्ली में और देश के और भी कई जगहों पर, इसके बिल्कुल पहले जैसे आपने जिक्र किया, CAA के खिलाफ बहुत सारे जन प्रदर्शन थे। बहुत देर बाद हमने देखा कि किस तरह बिल्कुल जनता का आंदोलन, जिसमें मुसलमान औरतें खासकर, जिनको हमेशा इस देश में एक विक्टिम के रूप में देखा गया, उन्होंने आगे आके एक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से एक कानून को चुनौती दी, और उसमें एक पूरे देश में एक बातचीत शुरू हुई, जो बातचीत बहुत बिखर गई थी और डर डर के की जा रही थी, और जिसकी बिल्कुल लेजिटिमेसी सरकार खत्म कर रही थी। उस दौर के चलते अब दोबारा एक सिटीजन को, कि आपके लिए सोचेगा कोई और, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब निर्णय कोई और लेगा, जिम्मेदारी आपकी है। आप आरोग्य सेतु ऐप नीचे डाउनलोड कीजिए, उससे आप भी इम्यूनाइज होंगे और दूसरा भी होगा, और उसमें हम सरकारें डेटा ले ले, प्रिवेसी को ब्रीच कर दे, उसकी आप बातचीत मत कीजिए। अगर आपके पड़ोस में कोई बाहर सड़क पे निकल रहा है, उसको डंडे मार दीजिए। सारी जिम्मेदारी हमारी, और सारे अथॉरिटी, सरकार अपने हाथ में आज जो संरक्षण कर रही है उसका बहुत ही खतरनाक हमें एक ट्रेलर मिल रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि एक दो सवाल आए हैं, मैं उनको लेना चाहूंगी। एक सवाल आया था कि ये जो स्टेडियम जेल्स की तरह बनाए जा रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स, तो ये मैं जो पर्टिकुलर सवाल जिससे पूछा है, मैं उनको कहना चाहूंगी कि जैसे राजस्थान में करीब 20,000 माइग्रेंट वर्कर्स को ठहराए गए थे इन शेल्टर होम्स में। सिर्फ जयपुर में करीब 45 शेल्टर होम्स हैं। तो हम लोगों ने करीब 18 का दौरा किया। वो जेल इस रूप में आप जरूर कह सकते हैं कि लोग आ जा नहीं सकते हैं बाहर, वो बने ही हैं कि वो ऑर्डर में ये है कि लोग निकल नहीं सकते हैं, लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और उनको वहां जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर 29 मार्च का है कि जो जहां है वो वहीं रहे, और सरकार उनके लिए शेल्टर होम बनाए, तो वो उस रूप में है। वो ना सुबह जा सकते हैं ना शाम जा सकते हैं, लेकिन वो जेल की तरह ताले नहीं लगाते हैं कमरों के बाहर, वो लॉक नहीं होते, सिवाय एक जगह हमने देखा कि शाम को
वहां ताले लग रहे थे, हमने इसका ऑब्जेक्शन भी किया। हालत कुछ की तो बहुत अच्छी थी, जहाँ बहुत ही सोच बढ़िया था, लेकिन वो हम उनको जेल ना बोले, हम उनको शेल्टर होम ही बोले, और उसमें कैसे अच्छी सुविधा मिले, पूरा खाना मिले, साबुन तेल, क्योंकि लोगों को ये सारी जरूरत चाहिए। गद्दे नहीं थे, दरिया थी, प्रेग्नेंट औरतें थी, उनका चेकअप क्या रेगुलर, डॉक्टर तो आ रहे हैं रोज, कंपाउंडर भी रोज आ रहे थे। तो मुझे लगता है शेल्टर होम्स की जो हमें एक व्यवस्था चाहिए उसके ऊपर जोर देना चाहिए। जैसे हम जेल बोलेंगे इनको तो फिर हम कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। तो कहीं स्टेडियम भी बनाए हैं, वो भी ठीक है। तो वृंदा कुछ बोलना चाहती, क्योंकि उसके बाद में कुछ जेल्स का ही बोलना चाहती। हाँ, नहीं क्यों, दिक्कत इसमें सिर्फ ये है कविता कि जैसे हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि ये स्टेडियम अब जेल बन जाएगा, और सरकारों को अधिकार होता है कि वो किसी भी जगह को जेल नोटिफाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें जेल की जरूरत नहीं है। लोग सड़क पे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास और कोई रिसोर्स इस वक्त नहीं है। तो ये स्टेडियम को जो नोटिफाई किया गया है जेल, ये बिल्कुल उसी बात जो हम पहले कर रहे थे कि हर चीज का अप्रोच है कि आप को कैसे आप कैदी बने क्योंकि आपने कोई उल्लंघन किया है, आपने क्राइम कमिट किया है। ये जो अप्रोच है, और इसलिए बार बार मैं दोहराती हूँ कि देखिए ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का मौका है, तो इसलिए आपका अप्रोच एक जिम्मेदारी और कंपैशन और डायलॉग का होना चाहिए सरकार का। ये नहीं कि आप लोगों को नई नई जेलें बनाते हैं। डोंट क्रिमिनलाइज पीपल इन दिस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। बहुत हो गया। और मुझे लगता है ये जो हरियाणा वाला जेल वाला है, इस पे जरूर हम लोग को कुछ कहना चाहिए, बिकॉज व्हाट वाज देयर वाज शेल्टर होम, और हमने खुद ने इसीलिए जाके इवैल्यूएट करके एक रिपोर्ट भी बना के दी कि कहाँ क्या और बेहतर हो सकता है। अब इन शेल्टर होम से जो इंटर स्टेट नागरिक थे अलग अलग जिलों के, उनको तो भेज रहे हैं, लेकिन सॉरी इंट्रा स्टेट भेज रहे हैं, लेकिन इंटर स्टेट अन्य राज्यों के नहीं जा रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन 3 के बाद खुलेगा। हम तो इसके लिए प्रयासरत हैं कि 3 के बाद बहुत हल्के से जो अपने वो जो हॉटस्पॉट बोल रहे हैं वहां तक कायम रहे और जीवन वापस आए। लेकिन एक इससे जुड़ा हुआ मुझे सवाल वृंदा आपसे करना है, थोड़ा सा उल्लेख बिफोर वी गेट ऑन टू सम अदर इश्यूज। मैं दो बात, एक तो प्रिजनर वाली बात, क्योंकि क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था जेलें खाली की जाएं, क्योंकि हम सबको पता है कि जेल बनी थी, जैसे हमारी जयपुर सेंट्रल जेल बनी, उसकी कैपेसिटी थी 1200-1300, लेकिन हमेशा ही 2500-2200, फिर 500 उन्होंने एक अलग से डिस्ट्रिक्ट जेल कर दी, फिर भी आप मानिए डबल कैपेसिटी जेल। तो अभी इस मीटिंग में आने से पहले मैंने पता किया कि कितने लोग स्पेशल पेरोल में निकले हैं, तो हमें मालूम पड़ा है कि राज्य भर में लगभग 800 लोग निकले, और हमारे जयपुर सेंट्रल जेल में सिर्फ 20 लोग निकले हुए हैं। तो ये वाला जो एक प्रिजनर्स को निकालना, क्योंकि उनका भी इस वक्त आखिर हमने देखा हमारे खुद के दोस्तों को जो दिल्ली में यूएपीए की तहत कितने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और अभी हमने गौतम, नवलखा और आनंद को देखा। जहां वक्त है जेलों से लोगों को निकालने का, हम वो देख रहे हैं कि ना सुप्रीम कोर्ट को पूरी तौर से सुनना चाहती है। जरूर कुछ हुआ है, जैसे 800 राजस्थान की सारी जेलों से निकाला है, सब जेल से निकाल दिया, लेकिन ये इसमें थोड़ा आप बोलिए, क्योंकि आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आप लोगों को लगातार जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको कहते हैं उनको निकाल रही हैं, वैसे भी निकालती हैं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ती हैं, तो थोड़ा उसमें उल्लेख कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आपने जिक्र किया कविता, उसके बाद एक हाई पार्ट कमेटी बनाई गई इन जगहों पर, और वो कमेटी को कहा गया कि आप देखिए कि जो 7 साल से कम के कारण अंदर हैं उनको निकालिए। उसके बाद कई अदालतों में जैसे मद्रास, बॉम्बे वगैरह में देखा गया कि लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे
क्योंकि आपको मालूम है श्योरिटी देनी पड़ती है। अब श्योरिटी देने के लिए कहाँ से कोई इस समय आएगा? अगर वो हो सकता है वो जना जयपुर की जेल में हो मगर रहने वाला अजमेर का हो, तो अजमेर से तो कोई आ ही नहीं पाएगा श्योरिटी देने के लिए, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली तो ये प्रॉब्लम्स भी कई जगहों पर आई। कई हाई कोर्ट्स ने इसमें आगे बढ़कर कहा कि ठीक है इस समय बिना श्योरिटी के रिलीज कीजिए। मगर उससे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अक्रॉस द कंट्री जेल्स डीकंजेस्ट नहीं हुई है। और ये बात हमको साफ रखनी पड़ेगी कि जो अंडर ट्रायल या बाकी लोग भी जो जेल में है, आप एक जुडिशियल ऑर्डर के अंतर्गत जेल में रहते हैं। अगर मैं एक जुडिशियल ऑर्डर के अंदर एज एन अंडर ट्रायल या कॉन्विक्ट हूं, इसका मतलब कि आपने मुझे मेरे क्राइम के लिए सजा दी है, पर आप मेरे स्वास्थ्य की हानि नहीं करवा सकते। और खुदा ना खास्ता अगर किसी भी जेल में इस तरह की बीमारी फैली तो एक साथ बहुत सारे लोग, और वो केवल अंडर ट्रायल्स कॉन्विक्ट्स नहीं, जेल स्टाफ, आप उन सब के स्वास्थ्य के साथ एक खेल खेल रहे हैं। तो ये जो, और इसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ेगी? हम जुडिशियल ऑर्डर के अंतर्गत लोग आपने भेजे हैं, तो सीधी सीधी इसकी जिम्मेदारी हमारे न्याय प्रणाली पे पड़ती है। और ये सोचना कि यहाँ पर इस तरह की बीमारी, आप एक तरफ तो लोगों को 144 वगैरह में इतनी सख्ती दिखा रहे हैं, महा कर्फ्यू कहते हैं, तो क्यों इस समय हम डीकंजेस्ट नहीं कर रहे? क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को हम जेल भेज देते हैं और हम जानते हैं कि हम सबकी जेल, सारी जेलों में आज 80% लोग अंडर ट्रायल हैं, इसका मतलब अभी तक कोर्ट ने ये तय नहीं किया कि वो गुनहगार है, तो आपने पहले ही उनको कंडेम कर दिया उनके स्वास्थ्य की इतनी बड़ी महामारी के दौरान। मुझे लगता है ये कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा सवाल उठाती है कि अंडर ट्रायल्स के राइट टू लाइफ के ऊपर क्या इस तरह की को आप उसको खुला छोड़ सकते हैं जिसमें उन पर सीधा सीधा खतरा है। और ये महामारी सबको समझ में आ रहा है कि 3 मई को अचानक गायब नहीं हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर मुझे लगता है, और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जिनको आपने जुडिशियल ऑर्डर से भेजा है, आप उनको कानून के अलावा सजाएं नहीं दिलवा सकते, तो आपको सोचना होगा कि जेल के लिए क्या प्रबंध किया जाए। तो मैं इसी में जोड़ना चाहती हूँ, तो मैंने आपको पहले बताया 8,500 लोगों को अरेस्ट करके भेजा और 800 लोग को निकाला, तो आपने डीकंजेस्ट करने के बजाय 8,000 8,500 और लोगों को पूरे राजस्थान की जेलों में भेज दिया। तो ये तो एक बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है। मैं इसी में, क्योंकि अपन थोड़ा और आगे बढ़े, तो अभी कल ही आया था खबर, आपने और हम सब ने देखा कि जो ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर NIA का आनंद तेलतुंबे को बॉम्बे में जो भीमा कोरेगांव केस में लगभग 1.5 साल बाद जिनकी गिरफ्तारी हुई, तो जब आर्ग्यू किया उनके लॉयर ने कि वो ASI टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, तो इनको प्लीज मत भेजिए जेल में, ये मैंने ही इज ऑल्सो वल्नरेबल नाउ, ही शुड बी केप्ट प्रॉपरली समवेयर एल्स। तो उनको बोला गया नहीं नहीं नहीं, जेल तो भेजा जाएगा आपको, क्योंकि आप UAPA के अंतर्गत है और बहुत ज्यादा आप बाहर रह गए, जेल तो भेजा जाएगा, जेल कर देगी आपके लिए क्वारंटीन व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भीमा कोरेगांव केस जो एक बिल्कुल झूठा केस, मैं किसी भी मंच पे खड़े होके कह सकती हूँ, एकदम झूठा केस, जिसके तहत एक बुजुर्ग वरवर राव जो एक थिंकर थे, जो क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर प्रहार डेमोक्रेसी पे हुआ है वो इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स पे, वो एक थिंकर थे, वो राज्य का कोई और चरित्र देख रहे थे, लेकिन उनको हिंसा को प्रोवोक करने के चार्जेस में और राज्य के विरुद्ध साजिश के चार्जेस में टू क्रिएट अ केओस लाइक सिचुएशन, एक 82 वर्ष के वरवर राव को अंदर डाला है। और मेजॉरिटी, सुधा भी मेरी उम्र की, आई एम 58, we both of the same age, शोमा हमारी सीनियर सिटीजन है, गैडलिंग
भी सीनियर है, इतने सारे तो सीनियर सिटीजन है, सबको जेल में डाल रखा है। और तो मुझे लगता है इस वक्त जरूरी है डिस्कस करना ये UAPA, जिसके तहत ये भीमा कोरेगांव को तो पकड़ा ही है, लेकिन दिल्ली में जितने भी अभी 1000 लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान और थोड़ा पहले राइट्स तो फरवरी में हुए, तो राइट्स बेसिकली CA के प्रोटेस्टर्स को पकड़ा जा रहा है, लीडर्स को पकड़ा जा रहा है, स्टूडेंट्स को पकड़ा जा रहा है, जो सोच रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है। UAPA वो कानून है जिसके तहत बेल नहीं मिलती। एक लाइन में अगर हम समझे एक टेरर कानून है। तो मुझे लगता है थोड़ा वृंदा बताइए कि ये छिप के लॉकडाउन के तहत ये क्या खेल खेल रही है सरकार, सबको भीतर क्यों करना चाह रही है, और वो भी टेरर चार्जेस में। तो थोड़ा खुलासा आप भीमा कोरेगांव में राज का चरित्र और हमारे लोग और दिल्ली में सभी हमारे लोग हैं, बताइए क्या चल रहा है। आपको याद होगा UAPA को अभी कुछ ही देर पहले, कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने संशोधन किया। वो संशोधन में एक बहुत नई बात कानून के अंदर लाई गई कि एक इंडिविजुअल को कानूनी रूप से टेररिस्ट करार किया जा सकता है। इसके पहले जरूरी था कि अगर आप किसी को UAPA में घसीट रहे हैं तो आप दिखाइए कि वो मेंबर है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कहते हुए कि एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका एक अलग शेड्यूल रहता है। आज की तारीख में हमें ये जो इंडिविजुअल एज टेररिस्ट जिसको अमेंडमेंट करके कानून में ला दिया गया, अब उसका वो किस तरह प्ले आउट करेगा वो हमारे सामने है। क्योंकि भीमा कोरेगांव वाले केस में पुलिस का भी यही केस है, और अब हम जानते हैं कि उसको NIA को हैंड ओवर कर दिया गया है क्योंकि उस पर बहुत से सवाल उठ रहे थे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर। और सरकार बदल चुकी थी महाराष्ट्र में, हो सकता कुछ रिव्यू हो जाता तो NIA को दे दिया। तो ये जो पुलिस का और अब NIA का अपना केस है, वो खुद कहते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स है जिनको इसमें अक्यूज्ड बनाया हुआ है कि उनके सोच, उनकी आइडियाज, उनके आइडियोलॉजी से दिक्कत है। कुछ लोगों को वो कुछ लेटर्स दिखा रहे हैं और उससे जोड़ रहे हैं, मगर खास तौर पर अगर आप होम मिनिस्टर के बयान को देखिए पार्लियामेंट में, जब UAPA को संशोधन के लिए रखा गया था, तो वो खास कहते हैं कि ये लोग ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी बातें रखते हैं समाज में जो अपने आप में एक समाज के लिए समाज को खराब करती है। तो ये अब कानून जो है, ये कानून कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो वायलेंस का इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में नहीं है। ये वो लोग जिनके सोच, जिनके ख्याल, जिनकी देश की कल्पना सरकार से भिन्न हो, उनके ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है, और हम इसको साफ तौर से अपने सामने देख रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में बहुत से स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और ये अपने आप में अगर आप उनके नाम देखें तो साफ दिखता है कि वो सब यंग मुस्लिम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एंटी CAA प्रोटेस्ट में उसकी बिल्कुल भागीदारी थी। उन लोगों ने वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को आयोजित किया, और आज उनमें उनको उठाया जा रहा है ये दिखाते हुए कि फरवरी में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा हुई उसकी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें उनका हाथ है, और UAPA उनके ऊपर लगाया जा रहा है। साफ है कि उनको किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप नहीं जोड़ सकते। वो स्टूडेंट लीडर्स हैं और वो एक्टिविस्ट हैं, और वो अपने देश में अपनी राय रख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अब उन जैसे लोगों को UAPA में डालने के लिए आपको इंडिविजुअल एज टेररिस्ट जैसी परिभाषा चाहिए, नहीं तो आप उनका क्या करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक शब्दावली UAPA में है, उसको भी बहुत विस्तार रूप दिया जा रहा है, और चार्जशीट में पता चलता है कि फला ग्रुप को आपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, और अब आपकी नजर उन लोगों पर भी पड़ सकती है। तो ये पूरा एक जो माहौल क्रिएट किया गया है मीडिया द्वारा, भाषणों द्वारा, और ये सरकार में बैठे
लोगों ने क्रिएट किया है कि जो भी अलग सोच रखेगा वो देश के लिए खतरा है। उसका हम देख रहे हैं इस समय किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जबकि बाकी सब कुछ बंद हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ठप है आज की तारीख में। एक्सेस टू जस्टिस केसेस में ना वकील पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली की जैसे करकरडुमा अदालत है, वहां पर सिर्फ हाल ही में 3-4 दिन हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई है। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की वायलेंस को ओवरड्राइव में काम कर रही है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख लिखा है 2 यंग वकीलों ने, नितिका अग्रवाल और मेनका खन्ना ने हिंदू में, और वो आर्टिकल बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि ये वो यंग वकील हैं जो डिफेंस कर रहे हैं उन लोगों की जिनको पुलिस रेड कर करके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की वायलेंस के लिए उठा रही है। किस वकील पहुंच नहीं पा रहे हैं, एप्लीकेशंस की सुनवाई नहीं हो रही है। जब पेशी हो रही है रिमांड के लिए तो मैजिस्ट्रेट के या कोई अदालत में नहीं पेश कर रहा, मैजिस्ट्रेट वहां पे जेल में एक अदालत बनाई जा रही है, वहां वकील नहीं है। जो सबसे बेसिक राइट्स है, जो अरेस्ट के समय और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स, डीके बासु की पूरी जजमेंट जिससे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को संशोधित किया गया, वो अरेस्ट के टाइम के राइट्स के बारे में है। आज वो सब राइट्स खत्म हो गए हैं क्योंकि अरेंजमेंट्स नहीं किए गए। एक्सेस टू जस्टिस या सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता इस देश में कभी भी, इमरजेंसी के दौरान नहीं हो सकता। ये 44th अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये सरकार, भाजपा की सरकार, बार बार याद दिलाती है देश के लोगों को कि इमरजेंसी का दौर कितना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी है एडीएम जबलपुर जैसी जजमेंट लिखने के लिए, और आज की तारीख में आप क्या देख रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से आप अलाउ कर रहे हैं इस तरह के राइट्स को खत्म हो जाने के लिए, क्योंकि आपने सिस्टम नहीं लगाया। हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे बुनियादी अधिकार ही खत्म कर रहे हैं। जो एडीएम जबलपुर केस में सस्पेंड हो गए थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, और उसके लिए माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल केसेस में इंडिविजुअल्स के पूरे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो रहे हैं। तो ये ई कोड्स का चक्कर है क्या वृंदा? ये कुछ इसमें 2 बातें हैं। इसमें 2 बातें मैं सिर्फ दिल्ली के बारे में बता सकूंगी, बल्कि मैं भी जानना चाहूंगी आपसे कविता, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अब सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले करकरडुमा में नहीं अवेलेबल था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मैंने खुद एक केस अभी हाल ही में हाई कोर्ट में किया, हम केस कर सकते हैं। इसमें 2-3 बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात ये कि एक एक्सट्रीमली अर्जेंट कैटेगरी ऑफ केसेस बना दिया गया है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत सब्जेक्टिव कैटेगरी है, और कौन सा केस कौन एक्सट्रीमली अर्जेंट सोचता है ये तय किया जाता है, और आपका केस लगता है या नहीं लगता है। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस है बहुत, और तीसरा कि कुछ चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो पाएंगी। बहुत से सीनियर एडवोकेट्स, और खासकर वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, या वो बार बार, मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और हमें ये मीन्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि हम इसको कभी भी सब्स्टिट्यूट माने, या हम अनदेखा कर दें कि ये एक्सेस टू जस्टिस को लिमिट कर रहा है। या कई लोगों ने जैसे बोला है और लिखा है, और मुझे लगता है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट देखना चाहिए हमें कि वो के सामने अपना पक्ष रखते हैं। आज की तारीख में ये बातें बहुत कम हो पा रही है। सिर्फ अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है तो, और अगर आपको उस समय अलाउ किया जा रहा है तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि एक्सेस टू जस्टिस, खासकर जो बिल्कुल फ्रंटलाइन एक्सेस टू जस्टिस है, उस पर बहुत बड़ी चोट है। और ये दुख की बात है कि इन मुद्दों पर जो ऊपर की अदालतें हैं, जिनकी पावर ऑफ सुपरविजन है इन कोर्ट्स की, वो इनके ऊपर पूरी तरह से गौर नहीं कर रही। इसलिए मैं उस खेमे में अपने आप को नहीं रखूंगी जहां पर
बहुत सारे सीनियर वकील, वरिष्ठ वकील बार बार कह रहे हैं कि जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई नई क्रांति आने वाली है, या ये बोला जा रहा है कि सबके लिए एक्सेस टू जस्टिस हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। कोई भी चीज सबके लिए बराबर नहीं होती, और लॉकडाउन ने ये हमको स्पष्ट रूप से सड़कों पे लोगों को, जो कामगार लोग हैं, जो मेहनत से कमा के खाते थे, आपने उनका क्या हाल कर दिया वो दिखाया। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को हम इतनी आसानी से ये कहना कि चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, सिस्टम चल रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राजस्थान में हाई कोर्ट्स में है, और एक एक अदालत एक एक डिस्ट्रिक्ट में खुली हुई है, एक अदालत। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जस्टिस का क्या हाल हमारे प्रदेश में है। मैं ये भी बोलना चाहूंगी, राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज ने एक जजमेंट दिया कि कोई भी बेल, एक्स पार्टी जजमेंट दे दिया, कोई व्यक्ति ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, फिर इस लॉकडाउन मारामारी में ही कुड नॉट अपीयर, उन्होंने एक्स पार्टी दे दिया कि राजस्थान कोई भी व्यक्ति को बेल नहीं दी जानी चाहिए राजस्थान के कोई भी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे किया, मोटो करके उसको। तो आप सोच तो समझ में आ गई कि एवरीबॉडी, मैंने कैसे व्यक्ति व्यक्ति से डरने लगता है कि प्रिजनर निकलेगा वो कोविड ट्रांसमिटर होगा। तो मैंने अगर कोर्ट से ये संदेश जाएगा तो आप सोच सकते हैं मैजिस्ट्रियल कोर्ट और लोअर कोर्ट में क्या मैसेज रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये ई कोर्ट्स को तो हम भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, पर लोअर कोर्ट्स तो हमारे लूप में, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर इन द लूप ऑफ ई कोर्ट्स, ना मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स आर इन द लूप। मुझे लगता है कि ये ई कोर्ट्स की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, कोर्ट्स को खुलने चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें आप, और जो लोगों के हक है वो तो कायम रहने चाहिए। पुलिस ये भी कह रही है क्राइम कम हो गया है जी, लॉकडाउन में क्राइम कम हो गया जी, लेकिन आपके क्राइम तो बढ़ते जा रहे हैं। आपने तो एक महीने में राजस्थान में 8,500 प्रिजनर्स को अंदर डाल दिया, पता नहीं कितने और को डाला होगा पिछले 4-5 दिनों में। मुझे लगता है वृंदा, ये कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं हो सकता है विदाउट कश्मीर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे तो पूरी ओपेकनेस है। वहां पे क्या पत्रकार है, एक युवा पत्रकार को क्या किया वहां पे, थोड़ा सा हमें कश्मीर पर जरूर बात करनी चाहिए, और हमें रैपअप भी करना है तो थोड़ा कश्मीर पे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है लगभग सवाल तो हमने जवाब दे दिए, एक एनजीओ वाला था वो हम समाप्ति की ओर दे देंगे। थोड़ा कश्मीर की आप विशेषज्ञ भी हैं, तो थोड़ा कश्मीर पे बताइए। कविता, मुझे लगता है हमें अपने आप को ये बात याद दिलानी चाहिए कि कश्मीर में लॉकडाउन कोरोना से नहीं हुआ, अगस्त 5, 2019 को हुआ, और वो लॉकडाउन बिल्कुल भी इस तरह का नहीं था जैसा आप और मैं आज महसूस कर रहे हैं, और हम लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कब तक चलेगा वगैरह वगैरह, और बार बार मुख्यमंत्री वगैरह आके हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे चलेगा। अगस्त 5, 2019 को जब पूरा कश्मीर का स्टेटस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, उसको धारा 370 के साथ जब खत्म किया गया, एब्रोगेट किया गया, तो उसमें जो लॉकडाउन लगा उसको एनफोर्स करने के लिए फौज को तैनात किया गया। और वो उस लॉकडाउन के दौरान आपके पास जो आपकी मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, लैंडलाइन है, कुछ भी नहीं चल रहा था। एक पूरा कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर कश्मीर को बहुत महीनों के लिए फेंक दिया गया, और वहां पर ना कोई अखबार, ना कोई पत्रकारिता, ना कोई बातचीत हो सकती थी। और उस पे जैसे आपको मालूम है, हमने उसकी एक चुनौती, एटलीस्ट इन सो फार एज कम्युनिकेशन ब्लॉकेड वाज कंसर्न, कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। गौर की बात है कि हमने 10 अगस्त तक, अगर मुझे ठीक से याद है, तो हमने ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी। फैसला जनवरी 2020 में आया था। उस सब के दौरान
लैंडलाइन पहले थोड़ा सा शुरू हुआ, फिर इंटरनेट को बहुत हल्के तरीके से बहुत बाद में शुरू किया गया, मगर ये जो एक कंप्लीट लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन का शब्द मुझे लगता है सबसे पहली बार हमने कश्मीर के लिहाज में सुना था। और कश्मीर में मेरे हिसाब से एक परमानेंट स्टेट ऑफ लॉकडाउन में डाल दिया गया है, और कोई लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन का कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। आप और मैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि सूनर रादर देन लेटर ये उठेगा ही, और कोई कारण नहीं तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकार इसको उठाएगी, क्योंकि देश की इकोनॉमी बिल्कुल डोलड्रम्स में चली गई है। कश्मीर की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, पर शायद वो भी पार्ट ऑफ साइकिल है कि किस तरह लोगों को बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया जाए। आज के दौर में जब एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, डायग्नोस्टिक लैब्स की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस करने की जरूरत है। बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज डिजिटली एक्सेस होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है। हाँ, क्या रही अच्छा, तो उसमें आज भी 28 मार्च या 26 मार्च और अप्रैल में 2 नए नोटिफिकेशन सेंट्रल स्टेट ऑफ J&K ने निकाला है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, हम ये 2G को 4G नहीं बना सकते, और ये 2G में ही चलेगा। 2G में चलने से बिल्कुल भी इस तरह की फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज को नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, एक्सेस किया जा सकता। दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत जोर आ रहा है सरकार से, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन कश्मीर में स्टूडेंट्स कर पाएंगे 2G इंटरनेट के साथ? वो नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमको एक और बात समझ में आ रही है कि हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन कश्मीर वैली, एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन कश्मीर, वो भी हम इस हेल्थ क्राइसिस के दौरान अलाउ कर सकते हैं लॉकडाउन में जाने के लिए। तो ये जो एक रुख है सरकार का, क्या ये अपने आप में स्पष्ट नहीं करता? और फेसबुक पे कुछ लिख देना, सोशल मीडिया पे कुछ लिख देना, उसके लिए 3 वहां के बहुत ही अच्छे जर्नलिस्टों का को यूएपीए में उनके खिलाफ केसेस डाले गए हैं इस दौर में। बहुत से कश्मीर के लोग अलग अलग जेलों में हैं, कुछ को छोड़ा जा रहा है, वो घर तक कैसे पहुंचेंगे, उनके घर वाले उनको कैसे लेने आएंगे, कहां से क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं जिनको, क्योंकि हम सब आंख मोड़ लेते हैं कश्मीर को केवल थ्रू द लेंस ऑफ सिक्योरिटी स्टेट देखते हैं, इसलिए वहां पर जो लॉकडाउन है उसका असर और भी ज्यादा जोर पर है। तो वृंदा, मेरे पास 3 सवाल आए हैं ऑन माय व्हाट्सएप, तो एक का तो मैं जवाब देती हूँ, 1-2 का और आप भी मिलके। एक आया है कि मुसलमानों पे जो बहुत ज्यादा प्रहार, जो हमने शुरू में थोड़ी सी बात की थी, कि जो नफरत पहले से थी मुसलमानों के प्रति बढ़ रही थी, उसको कैसे कोविड में परिवर्तित किया। तो मैं उसके बारे में बस थोड़ा सा, और एक आरोग्य सेतु और राजस्थान में ऐप राजस्थान कोविड, तो थोड़ा उसके बारे में, और जो एपिडेमिक एक्ट आपने बहुत बढ़िया लिखा भी था। तो मुझे लगता है ये 3 बातों से हम समाप्त करते हैं अगले 7-8 मिनट में। थोड़ा एपिडेमिक एक्ट, क्योंकि दिस हैज कम टू स्टे एंड ये एपिडेमिक हटने वाला नहीं है। लॉकडाउन भी हट जाएगा, एपिडेमिक एक्ट और नेशनल डिजास्टर कानून तो हटने वाला नहीं है। वो नेशनल डिजास्टर कानून के बारे में भी आपने बताया। थोड़ा एपिडेमिक एक्ट में कैसे क्रिमिनलाइज किया जाएगा, कुछ चंद वाक्यों में आप थोड़ा बता दें प्लीज। देखिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय देश के कई जगहों पर डॉक्टरों और नर्सेस के ऊपर अलग अलग तरह के प्रहार हुए हैं, चाहे वो हरासमेंट हो या डायरेक्ट फिजिकल अटैक हो। इसकी कड़ी निंदा ही नहीं सिर्फ कर सकते, मगर जिम्मेदारी है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए और इसके खिलाफ सरकार कदम ले। अब वो कदम आप किस तरह से लेंगे, ये वही बात से जुड़ता है कि क्या हर चीज के लिए
आप क्रिमिनल लॉ और जिसको मुझे लगता है हम जो अब देख रहे हैं, एक डंडा ज्यूरिस्प्रूडेंस इस देश में शुरू हो गई है कि आपने जो ऑर्डिनेंस बनाया है हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उस ऑर्डिनेंस में आप कहते हैं कि मान लिया जाएगा कि वो गुनहगार है, कोर्ट भी मानेगी कि उसने ये कसूर किया है, बिल्कुल कि आपने जो प्रहार किया उसमें आपकी नियत थी मारने की। बिल्कुल। और उसका आप देखिए क्या सजा रखी गई है, मिनिमम फाइन 50,000 रुपया, ये मिनिमम फाइन रखा गया है। मैं बल्कि अभी आज सोच रही थी कि मैं जरा रिसर्च करूं कि क्या और कोई कानून है इस देश में जिसमें मिनिमम फाइन 50,000 रुपया, ये ऑर्डिनेंस है। इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं देश को? देखो हमने डॉक्टर और नर्सों के लिए क्या कर दिया, अरे डॉक्टरों और नर्सों के लिए पीपीई दीजिए, उनको बढ़िया से बढ़िया सुविधा दीजिए, ये डॉक्टर और नर्सेस की भी मांग है। लोगों को समझाइए, नॉन स्टॉप सोशल मैसेजिंग कीजिए कि ये लोगों को हमको इस वक्त रिस्पेक्ट देनी है, इनके खिलाफ इनके ऊपर हमको परेशानी और इनको ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। मगर सरकार ने केवल एक भाषा से हम हमारे साथ बात करेगी और वो भाषा डंडे की है, और इसलिए ये भाषा का कोई असर हमें नहीं दिख रहा। जेल कितने साल, 7 साल तक है शायद जेल, अब क्या कर नहीं वो मैक्सिमम है, मिनिमम है, मिनिमम मुझे याद नहीं 3 महीने है और एक दूसरे प्रावधान में 1 साल है। मगर ये सब कुछ से और पुलिस को 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है, कोर्ट को अगले 2 महीने में केस खत्म करना है। हम सब जानते हैं वैसे ये होता नहीं है। इसमें एक और बात बताना चाहती हूँ, दिल्ली और तमिलनाडु में 2008 से ऐसे कानून बने हुए हैं, हमारे कानून का इस्तेमाल, तो ये कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं इनके अंतर्गत डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दी जा रही? वो कानून को आपने फेंका हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये क्रिमिनल लॉ को एलिबाई बना रहा जा रहा है आज इस आपकी लैक ऑफ गवर्नेंस के लिए, और हर चीज को केवल लोगों के सामने कि देखिए हमने आपके लिए क्या कर दिया, और फिर उसके बाद कोई उसके ऊपर काम नहीं होता। तो इसी तरह वृंदा जो सवाल था मुसलमानों के ऊपर, जो एक नफरत कोरोना में उन्हीं को जैसे वो ही ट्रांसमिटर्स है, मैं कुछ बताना चाहती हूँ राजस्थान की। ये 2 तरीके से प्रभाव पे और बहुत दर्दनाक है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। एक तरफ कुछ वीडियो चले सोशल मीडिया पे, उनका अंतिम अंजाम क्या हुआ कि कोई भी मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेगा, कोई ठेले को घुसने नहीं देगा। तो जो एक ट्रेड जो खुली थी कि आपकी बेसिक नीड जिसमें सब्जी फल आते हैं, तो गरीब लोग रोज उसी को ही बेचने जाते, गली गली मार मार के भगाया है, लोगों के ठेले उल्टा दिए गए, बेचारे लोग वापस विड्रॉ करके बैठ गए घरों में और वो डर गए। उन्होंने कहा कि हम केस नहीं करेंगे। उनसे आईडी कार्ड तक पूछे गए। कोई वीडियो दिल्ली में बना, मेरठ में बना, पता नहीं कि ये इस तरह कर रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा, और इसको लेके फिर हमने पुलिस को लिखा, लेकिन अफसोस की बात थी कोई केस नहीं करना चाहता था। कोई भी व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि वो अपने आप उनके ऊपर जो क्राइम हुआ वो नहीं हुए। इसी तरह जो मुसलमान टेनेंट्स थे उनको घरों से निकाला और वो लोग इस थाने में बुलाए गए, उस थाने में उन्होंने कहा हम अब कोई केस नहीं, हम चैन से अपने मुस्लिम घेटों में आ गए, हम यही ठीक है, हम वहां क्यों थे हमें नहीं पता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कहीं पे ये जो छोड़ेगा, जैसे हमने कहा राज्य पसर के हमारे जीवन में आ जाएगा। अगर वेलफेयर स्टेट आता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो डंडे वाला स्टेट है वो भी साथ साथ बहुत ही कहर के रूप में फैला रहा है। साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं नफरत भी एक और कंसोलिडेट हुई है, इसको भी हमें देखना होगा। और तीसरी चीज जो आपने सर्विलांस स्टेट के बाद, इसके पहले जो डिनाइल ऑफ हेल्थ केयर केसेस, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट जैसे डायलिसिस हमने सुना देश भर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, अगर आप
हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, मुसलमान हैं, तो लेंगे ही नहीं आपको। इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स आपको नहीं ले रहे थे। हाँ, तो डिनायल ऑफ हेल्थ केयर तो इतना ज्यादा हुआ है इस पूरे केस के दरमियान। और एक अंतिम चीज जो सर्वेलांस स्टेट, जो आरोग्य सेतु, हमारा राजस्थान कोविड-19 भी है, तो जो हमने समझा राजस्थान कोविड-19 जिसको यूनिसेफ ने डेवलप किया, अब उनकी क्या मंशा थी, जो यूनिसेफ ही ट्रेनिंग दे रही है कि यू कैन फाइंड द क्लोजेस्ट कोरोना अफेक्टेड पेशेंट नेक्स्ट टू यू, लेकिन उन्होंने उसको मैंडेटरी नहीं किया। कुछ किया है, लेकिन जो आरोग्य सेतु का डर है कि वो कैसे, अभी हमने खबरें सुनी कि उसको कंपल्सरी कर रहे हैं, क्योंकि वो आरोग्य सेतु इफेक्टिव तभी होगा जब 50% लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो घुसेगा, अब मैं तो दिल्ली आती जाती हूँ, हाँ, हम लोग काफी लोग दिल्ली आते जाते हैं, लेकिन हम नहीं इंटरेस्टेड है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने, बट वी विल बी फोर्स्ड टू डाउनलोड। तब तो ये ट्रैकिंग और सर्वेलांस का इंस्ट्रूमेंट बन के रख जाएगा। तो ये हो क्या रहा है? Vrinda, let's wrap up with this and some positive ideas. Okay, so first of all, ये जो आरोग्य सेतु पे आपने बात की, देखिए बहुत से देशों में इस वक्त ऐप यूज किए जा रहे हैं। इसमें हमें दो चीजों में अंतर करना पड़ेगा, डिजीज ट्रेसिंग और डेटा ट्रैकिंग में। आपके पास ऐसा ऐप बने जो डिजीज को ट्रेस करे, बहुत से देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों हम लोगों को परेशानी हो रही है, क्यों हम रेड फ्लैग इस पे रेज कर रहे हैं? पहले, हिंदुस्तान में आज तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। आधार के समय से बार बार इस बात को एक्टिविस्ट ने उठाया है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ होने की जरूरत है। सरकार ने उसके ऊपर कानून नहीं बनाया है, कमिटी वगैरह बैठी है, मगर कानून अभी तक नहीं बना है जो हमारे डेटा की प्रोटेक्शन हमें लेजिस्लेटिव रूप में देगा। दूसरी बात यह है कि एप्स जो है उनको उनका समय और वो किस कार्य के लिए है, ड्यूरेशन और पर्पस को लिमिट होना चाहिए। मगर आरोग्य सेतु ऐप जो टेक्नीशियंस ने स्टडी किया है वो दिखाता है कि वो आपका केवल बीमारी के बारे में डेटा नहीं ले रहा है, वो आपका बाकी सब डेटा भी ले लेता है एक बार वो आपके फोन वगैरह की डिवाइस में घुस जाए, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं है। जब आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो चीजें पूछ रहे हैं उसमें सब कुछ पूछ रहे हैं आपके बारे में, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर तो है ही उनके पास, और भी डिटेल्स, मैरिड अनमैरिड, कौन है आपके साथ, 7-8 डिटेल्स आपके बारे में पूछ रहे हैं। और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें वो कहता है जो ओरिजिनल आरोग्य सेतु ऐप की वो और एजेंसीज के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा ड्यूरेशन एंड पर्पस को लिमिट करना बहुत जरूरी है। अगर पर्पस सिर्फ कोरोना वायरस है कि और भी बातें हैं, ये बात स्पष्ट नहीं है। आधार को इसी तरह आपको याद है किस तरह तरीके से मैंडेटरी किया गया था कि आप बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, आपको फला चीज नहीं मिलेगी, और फिर चुनौतियां गई थी, और लाभार्थी नहीं बन पाएंगे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के ऊपर आधार को थोप दिया और बाकियों को कुछ हद तक निकलने दिया। आरोग्य सेतु ऐप भी मेरे हिसाब से उसी तरह इंसेंटिवाइज और डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है आज के दौर में। और क्योंकि कोरोना का भय है, हैरानी नहीं होगी अगर पड़ोसी कहेगा आपने आरोग्य सेतु ऐप नहीं लिया, आप बुरे हैं। ये हम लोगों को आपस में भी लड़वाएगा। मैं तो इसके चैलेंज जरूर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। मैं आखिरी एक अच्छी बात से, जैसे आपने कहा पॉजिटिव बात से, मुझे लगता है जिस तरह लोग, तमाम लोग, केवल एनजीओ एक्टिविस्ट नहीं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, भूख के खिलाफ लड़ने के लिए इस देश का आम नागरिक खड़ा हुआ है, चाहे डोनेशन देने में, चाहे सामने से आके मदद करने में, वहां से हमें साहस मिलता है। और दूसरा, ये मुसलमानों के खिलाफ जितना एक हेट क्राइम को दोबारा से हेट स्पीच बढ़ाई गई, ये काफी टाइम से चल रहा है, वही तबलीगी जमात के लोग आज ठीक होकर जब अस्पताल से निकल रहे हैं तो वो अपना ब्लड प्लाज्मा देने के लिए तैयार है। तो ये जो देश है इसको मुझे लगता है सरकार इतनी आसानी से तोड़ फोड़ नहीं कर पाएगा। तो और मैं भी कुछ अंतिम बातें यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी लॉकडाउन के विरोध में, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत सारी समस्याएं, जो आर्थिक संकट,
भूख का संकट, इकोनॉमी वैसे ही क्राइसिस में, तो हम अगर सब सरकार को लिखें, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से कि लॉकडाउन खोला जाए नहीं खोला जाए, हमें लगता है कहना चाहिए आप इसको पार्शियल बंद रखिए लेकिन देश को खोलिए, लोग वापस अपने घर पहुंचे, और हम लोग की का काम खत्म नहीं होता है। हमें हर स्तर पे जो हमारी भूख की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई, उसमें सरकारों से भरपूर लेना है, ग्रेन को पहुंचाना है, नरेगा में काम खुलवाना है, साथ साथ जो पुलिस अट्रोसिटीज कर रही है उस पर हमारा आवाज उठाना है, और जो नफरत के विरोध में काम कर रहे हैं उसको वापस से हमें पुरजोर ढंग से कहना पड़ेगा कि इंसान और इंसान हम बराबर हैं, और जो स्पॉन्सरशिप हमको मिल रही है ऊपर से टू डू दिस, उसके विरोध में उस अथॉरिटी जो आरोग्य सेतु के जरिए भी सेंट्रलाइज करना चाहती है डेटा, उस अथॉरिटी से एक और कोविड एक अपॉर्चुनिटी बने टू वंस अगेन होल्ड हैंड्स एंड fight this surveillance state, this state जो हमें criminalize कर रही है, उस राज्य से लड़ने की हमें और ताकत मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद School for Democracy, MKSS friends for inviting Vrinda and me. It's such a pleasure always to talk to Vrinda, who's so learned. So hands on to you now, Sabha. समाप्त होने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कविता जी और वृंदा जी, लोकतंत्र शाला की ओर से इस बहुत रोचक और बहुत ही जरूरी बातचीत के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि आप दोनों लॉकडाउन के बावजूद भी बहुत ही व्यस्त हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए समय बनाने के लिए फिर से धन्यवाद। और समाप्त होने से पहले मैं इस चर्चा सीरीज की अगली कड़ी के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ, जिसका विषय है दक्षिण भारत में लॉकडाउन के दौरान संगीतकारों और प्रवासी मजदूरों की स्थिति। टीएम कृष्णा और नित्यानंद जयारामन बातचीत में होंगे और यह चर्चा अरुणा रॉय संचालित करेंगी। यह चर्चा 29 अप्रैल को होगी 11:30 बजे सुबह। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से और जिंदाबाद। थैंक यू जिंदाबाद।